welcome to Gate Academy Plus. So today in the module 4 of induction machine, we are going to continue a discussion on the सिंगल फेज इंडक्शन मशीन। तो देखिए लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि जो आपके पास जो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड आती थी उस मैग्नेटिक फील्ड में दो अलग अलग कंपोनेंट थे, एक फॉरवर्ड फील्ड कंपोनेंट और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट वाज अनदर वन वाज व्हाट ड्यू टू द बैकवर्ड फील्ड कंपोनेंट। अपन ने देखा था कि इन दोनों फील्ड कंपोनेंट के करस्पॉन्डिंग जो दोनों करंट आ रहे थे, फॉरवर्ड फील्ड कंपोनेंट ऑफ करंट एंड बैकवर्ड फील्ड कंपोनेंट ऑफ करंट, इन दोनों करंट के करस्पॉन्डिंग जो आपके पास टॉर्क आ रहे थे, फॉरवर्ड फील्ड कंपोनेंट ऑफ टॉर्क एंड बैकवर्ड फील्ड कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, तो टी एफ एंड टी बी एट स्टार्टिंग पे देखा जाए तो दोनों सेम थे। दोनों सेम होने की वजह से जो रिजल्टेंट टॉर्क आ रहा था कैसा था, जीरो था। अपन ने उसका जब ये ड्रॉ किया था टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसमें भी मैंने आपको दिखाया था कि एट स्टार्टिंग पे टॉर्क अगर जीरो है तो उस केस में पॉसिबल नहीं है। अपन ने ये भी डिस्कस किया था कि अगर मैं उस दोनों में से किसी एक डायरेक्शन में अगर मैं अपनी मोटर को एक स्टार्ट या पुश कर देता हूँ तो उस डायरेक्शन में होगा क्या कि मेरी मोटर स्टार्ट कर जाएगी रन करना। तो उस टाइम पे मैंने उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको मैंने थोड़ा पुश अप्लाई किया था, मैंने थोड़ा फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपनी मोटर को घुमा दिया था, तो उसकी वजह से जो मेरे पास टॉर्क आया था वो इस तरीके से था कि आपके पास जो टी एफ का वैल्यू था वो ज़्यादा था एज कम्पेयर टू टी बी। तो इसके लिए अपन ने वहाँ से डिसाइड किया कि ऐसे अपने पास कुछ एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जिसके जरिए अपन उसको स्टार्टिंग में किसी एक डायरेक्शन में स्टार्टिंग टॉर्क थोड़ा ज़्यादा अप्लाई किया जाएगा तो उस डायरेक्शन में अपनी मोटर स्टार्ट कर देगी रोटेट करना। तो इसके लिए अपन ने बताया था लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि इसके अकॉर्डिंग अपन अलग अलग उसकी कंस्ट्रक्शन वाइज उसका क्लासिफिकेशन करने वाले हैं मोटर का, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, कि जिसके जरिए अपन को स्टार्टिंग टॉर्क मिल सकता है। तो आप लिख सकते हो क्या, टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मशीन। क्या आप लिख सकते हो टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मशीन, टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मशीन, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन। टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मशीन, ठीक है। इसके बाद जो फर्स्ट इसमें जो सबसे पहले जो कैटेगरी आएगी दैट विल बी व्हाट, स्प्लिट स्टार्ट या स्प्लिट फेज मोटर। क्या होगा, स्प्लिट फेज मोटर, ठीक है। सो दिस विल बी स्प्लिट फेज मोटर, या उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर। क्या, रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर। उसके बाद जो दूसरा होगा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। जैसे अपन रेजिस्टेंस को यूज करके अपन उस मोटर को स्टार्ट करें, सिमिलरली अपन के पास आ जाएगा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग पर्पस के लिए अपन कैपेसिटर यूज करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी होगी दैट विल बी कैपेसिटर स्टार्ट, क्या, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ठीक है भाई। इसके बाद जो होगा आपके पास परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर। क्या होगा, परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर, करेक्ट। दिस विल बी परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर। और एक होगा आपके पास लास्ट में दैट विल बी शेडेड पोल मोटर, करेक्ट, बिल्कुल सही भाई, शेडेड पोल मोटर। क्या होगा, शेडेड पोल मोटर, ठीक है। तो इसमें अलग अलग टाइप ऑफ मोटर्स अवेलेबल है आपके पास मार्केट में सिंगल फेज इंडक्शन मशीन में। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्प्लिट फेज मोटर या रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा स्प्लिट फेज मोटर। क्या होगा भाई हेडिंग, स्प्लिट फेज मोटर। सो सबसे पहले मोटर की बात कर रहा हूं मैं, स्प्लिट फेज मोटर या रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर, रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर, ठीक है। अब देखिए इसमें होगा क्या, आपके पास जो स्टार्टिंग जो मतलब जो कनेक्शन होगा उसमें अपन स्टेटर के पैरेलल में क्या करने वाले हैं, एक ऐसा वाइंडिंग कनेक्ट करेंगे कि जिस वाइंडिंग में रेजिस्टेंस होगा और इंडक्टेंस होगा, जिसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसा होगा, ज़्यादा होगा, और उस रेजिस्टेंस की ज़्यादा वैल्यू का जो फायदा होगा उसके जरिए अपन क्या करने वाले, अब अपन अपनी मोटर को स्टार्ट करने वाले हैं। बात समझ में आ गई। अब उसका सर्किट किस टाइप से दिखेगा मैं उसके बारे में फिलहाल थोड़ी बात कर रहा था। तो देखिए भाई अपन के पास यहाँ पे आएगी जो मेन वाइंडिंग होगी दैट विल बी व्हाट, स्टेटर की वाइंडिंग होगी एक्चुअली मेन वाइंडिंग। इस मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस
इसका रिएक्टेंस, ठीक है। और इसको 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर में ये होगा आपके पास रेजिस्टेंस, ये होगा रिएक्टेंस। तो यहाँ पे आपके पास होगा एक स्विच जिसको बोला जाएगा सेंट्रीफ्यूगल स्विच, दैट विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ठीक है। अब ये जो मेन वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग कौन सी होगी, स्टेटर वाइंडिंग होगी। तो मैं इस मेन वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस उसको मैं नाम दे रहा हूँ RM, इसका जो रिएक्टेंस उसको मैं नाम दे रहा हूँ J टाइम्स ऑफ XM। सिमिलरली ये जो रेजिस्टेंस होगा इस वाइंडिंग का, अब ये देखिए मैंने क्या एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग कनेक्ट की है, किसके इसमें, जो स्टेटर है स्टेटर के पैरेलल में मैंने क्या एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग उसको कनेक्ट करी है पैरेलल में, ठीक है। और ये जो वाइंडिंग उसको नाम है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होगी, इस वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस उसको बोला जाएगा RA, और ये जो वाइंडिंग होगी उस ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो रिएक्टेंस होगा उसको बोला जाएगा J टाइम्स ऑफ X, ठीक है। तो ये बना किसका पार्ट, स्टेटर का पार्ट बना। और जो रोटर होगा, रोटर क्या होगा, इसके बीच में होगा भाई, तो आप देख सकते हो ये मेरे पास बनेगा यहाँ पर रोटर, ठीक है। और रोटर कैसा होता है आपके पास भाई, रोटर जो होगा आपके पास स्क्विरल केज रोटर होगा, ठीक है। ये क्या होगा आपके पास, स्क्विरल केज रोटर होने वाला, ठीक है। तो अगर सपोज मैं इसको इधर जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ठीक है। तो आपके पास रोटर होने वाला है, ठीक है। मैं इसको नाम दे देता हूँ रोटर। और मेन वाइंडिंग किसका पार्ट है, स्टेटर का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, दिस विल बी सिंगल फेज सप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या करने वाले हैं, अपन ये उसमें पहले मैं उसके कंस्ट्रक्शन वाइज थोड़ी उसके वाइंडिंग्स के बारे में बात कर लेता हूँ, एंड देन आई विल डिस्कस अबाउट इट्स ऑपरेशन किस टाइप से होने वाला है, इस टाइप से, ठीक है। तो देखिए आपके पास जो मेन वाइंडिंग होने वाली है और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होगी उसके बारे में बात करता हूँ मैं। मेन वाइंडिंग, तो देखिए मेन वाइंडिंग है, उसमें रेजिस्टेंस है भाई, उसमें रिएक्टेंस है, ठीक है। अब ये मेन वाइंडिंग जो होगी ना, उसमें जो RM जो होगा, इस मेन वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है ना वो स्मॉल होता है। कैसा होता है, स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। रिएक्टेंस कैसा होता है उसका, ज़्यादा होता है। XM क्या होता है, ज़्यादा होता है, लार्ज मैं उसको कह सकता हूँ, ठीक है। और इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ना, इसके नंबर ऑफ टर्न्स कैसे होते हैं, ज़्यादा होते हैं, मोर नंबर ऑफ टर्न्स, मोर टर्न्स, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो देखिए इसमें जो इसका जो इम्पिडेंस आएगा मेन वाइंडिंग का, डेट विल बी ZM इज इक्वल्स टू RM प्लस J टाइम्स ऑफ XM। तो इसमें अगर देखा जाए तो देखिए मॉड ऑफ ZM जो रहेगा, ZM विल बी इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ RM का स्क्वायर प्लस XM का स्क्वायर, ठीक है। और जो एंगल ऑफ ZM आएगा डेट विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ tan इनवर्स ऑफ XM अपॉन व्हाट RM, इस टाइप से आएगा बेटा। अब आपको एक बात पता चलेगी यहाँ से क्या, कि अगर मैंने बोला कि XM का वैल्यू ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, RM के कंपैरिजन में, इसका मतलब कि XM ज़्यादा है RM कम है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल आएगा दैट एंगल विल बी व्हाट, वो मोर ज़्यादा बड़ा एंगल आएगा, ठीक है, इस टाइप से। अब इसमें रेजिस्टेंस अगर स्मॉल है तो मुझे एक बात बोली, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस वाइंडिंग का अगर मैं बात करूँ तो कैसा होगा, अपन को पता है कि R इज इक्वल्स टू व्हाट, रो L अपॉन A। अगर ये स्मॉल है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ये कैसे होगी, थिक, मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, थिक नेचर का होने वाला है इसमें, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। फिर बाद में मैं बात करता हूँ किसके बारे में, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के बारे में बात करता हूँ, किसके बारे में, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो भाई जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होगी उसके बारे में लिखते हैं। सो ऑक्सिलरी वाइंडिंग, अब ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, जैसे अपन ने इसका एनालिसिस किया, ये क्या होगा आपके पास, दिस विल बी RM, दिस इज व्हाट, दिस इज J टाइम्स ऑफ XM, इस टाइप से होने वाला है। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होगा उसके भी सेम आने वाला है, इस टाइप से। उसका रेजिस्टेंस होगा RA, उसका रिएक्टेंस होगा XA, तो दिस विल बी RA, दिस इज व्हाट, J टाइम्स ऑफ XA, इस टाइप से है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए जो RA होता है ना, RA ज़्यादा होता है, RA इज लार्ज and XA is what, small, XA is small, ठीक है भाई। as RA is large तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी स्मॉल। अगर ये ज़्यादा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, स्मॉल होगा, और इसके नंबर ऑफ टर्न्स भी कम होंगे। वैसे अगर इसमें बात करूँ तो मैं नंबर ऑफ टर्न्स भी कम होंगे, एरिया भी स्मॉल होगा, फ्यूअर नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, वो भी मैं बात कर लेता हूँ। फ्यूअर टर्न्स या फ्यू टर्न्स वाली वाइंडिंग होगी, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग अगर सपोज मैं इसका इंपेडेंस की बात करूँ तो ZA इज इक्वल्स टू RA प्लस व्हाट, J टाइम्स ऑफ XA, इस टाइप से होगा, ठीक है। तो इसका जो
इम्पिडेंस आएगा दैट विल बी आर ए का स्क्वायर प्लस व्हाट एक्स ए का स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप से होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एंगल ऑफ जेड ए इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ एक्स ए अपॉन व्हाट आर ए। अब आपको यहाँ से एक बात पता चलेगी क्या, अगर आर ए का वैल्यू ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, एक्स ए के कंपैरिजन में, तो इसका जो एंगल आएगा कम आएगा भाई, ठीक है। तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो एंगल आएगा मैं उसको नाम दे रहा हूँ थीटा ए। तो ये क्या होगा आपके पास, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट थीटा ए, और इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल आएगा डेट विल बी व्हाट थीटा एम। तो पता चल रहा है कि थीटा ए इज स्मॉल देन व्हाट थीटा एम। तो थीटा एम कैसे होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। अब ये वाइंडिंग कैसे इंडक्टिव टाइप ऑफ वाइंडिंग दिखाई दे रही है, ऑब्वियस है कि इसमें थोड़ा इंडक्टेंस ज़्यादा है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो करंट आएगा डेट विल बी मोर लैगिंग नेचर की आएगी। इसका करंट जो आएगा कैसे आएगा, थोड़ा कम लैगिंग नेचर का आएगा, क्योंकि उसमें रेजिस्टिव जो पार्ट है उसका क्या डोमिनेंस थोड़ा ज़्यादा है, तो इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होने की वजह से जो एंगल कंट्रीब्यूशन होगा उस वाइंडिंग की ओर से वो थोड़ा कम होने वाला है एज कम्पेयर टू थीटा एम, ठीक है। तो इसके आगे अगर मैं बात करूँ तो देखिए इसमें होने क्या वाला है, इसमें सबसे पहली बात अपन बात कर लेते हैं इनके करंट के करस्पॉन्डिंग बात कर लेते हैं, फिर करंट के करस्पॉन्डिंग बात करने के बाद उसके फेजर से बहुत अच्छे से अपन को आइडिया क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें जो करंट आएगा आपके पास, मेन वाइंडिंग का जो करंट आएगा आई एम के बारे में बात करूं मैं, तो आई एम जो होगा, आई एम विल बी इक्वल्स टू व्हाट वी अपॉन जेड एम एट एन एंगल ऑफ व्हाट थीटा एम, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा आई ए के करस्पॉन्डिंग, तो आई ए जो होगा आपके पास, ठीक है, मैं उसको इधर लिखता हूँ, थोड़ा दूर लिखता हूँ, आई ए इज इक्वल्स टू वी अपॉन जेड ए एट एन एंगल ऑफ व्हाट थीटा ए एट एन एंगल ऑफ व्हाट थीटा, इस टाइप से होने वाला भाई। तो ये जो आएगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल्स टू वी अपॉन जेड एम एट एन एंगल ऑफ व्हाट माइनस थीटा, इस टाइप से होने वाला है, बिल्कुल सही है। तो ये आएगा आई एम मेन वाइंडिंग करंट, और इसका जो करंट आएगा आपके पास, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी आई ए इज इक्वल्स टू वी अपॉन जेड ए एट एन एंगल ऑफ व्हाट माइनस थीटा एट एन एंगल ऑफ व्हाट माइनस थीटा। अब आपको यहाँ से एक बात पता चलेगी क्या, कि जो मेन वाइंडिंग में जो करंट जा रही है, इसमें करंट जा रही है और इसमें भी क्या जा रही है, करंट जा रही है। अब इनके करंट्स जो है भाई, इसके करंट कैसे होने वाले, देखिए इसकी जो करंट होगी इसमें जो जाएगी डेट विल व्हाट, दिस विल बी मेन वाइंडिंग करंट आई एम, इसमें जो भी कुछ करंट जाएगी डेट विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट मेन वाइंडिंग करंट आई एम, और इसमें जो करंट जाएगी बेटा वो क्या हो गया आपके पास, दिस विल बी ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट आई ए, ठीक है। इसका मतलब क्या, एट स्टार्टिंग पे क्या होगा, ये वाला जो स्विच होगा, ये स्विच क्या कर जाएगा, ऑन करेगा, स्विच क्या कर जाएगा, ऑन कर जाएगा, ठीक है। दिस इज सेंट्रीफ्यूगल स्विच। अब अपन को पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द फोर्स व्हिच एक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी इन द सर्कुलर मोशन आउट, मतलब सेंटर से क्या करता है, सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, ये वाला फोर्स क्या करता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, ठीक है। एक स्यूडो फोर्स होता है ना, उसी टाइप ऑफ एक फोर्स होता है कि रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर इट एक्ट्स ऑन रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। ये होता है आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसी फोर्स की वजह से क्या होने वाला, ए वाला जो सर्किट होगा, या मैं कह सकता हूँ कि ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, दिस ऑक्सिलरी वाइंडिंग विल बी इन दी सर्किट एट स्टार्टिंग एंड आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम दिस सर्किट और दिस सेंट्रीफ्यूगल स्विच विल गेट ओपन। ये कब ओपन होगा उसके बारे में मैं बात करूंगा, मैं अभी तक तो मतलब फिलहाल तो अभी उसके बारे में आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं। तो ये पता चल गया। तो इसके करस्पॉन्डिंग सपोज अगर मैं इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करूँ, तो फेजर डायग्राम देखिए किस टाइप से आने वाला है। सपोज अगर मैं वोल्टेज को एज अ क्या कंसिडर कर लूँ, अगर मैं रेफरेंस कंसिडर करूँ, तो वोल्टेज से दिखाई दे रहा है कि जो ऑक्सिलरी करंट में, ऑक्सिलरी जो वाइंडिंग है उसमें जो करंट जाएगी आपके पास यहाँ पे, दिस करंट और मेन वाइंडिंग के करंट दोनों में से देखा जाए तो एंगल कंट्रीब्यूशन ऑफ थीटा ए या एंगल कंट्रीब्यूशन बाय ऑक्सिलरी वाइंडिंग थोड़ा कम है एज कंपेयर टू द एंगल कंट्रीब्यूटेड बाय द मेन वाइंडिंग। तो थीटा ए कम है किसके कंपैरिजन में, थीटा एम से। तो इनके एंगल्स या इनके अगर सपोज मैं इनको अगर मैं ड्रॉ करूँ, तो मेरे पास यहाँ पे जो वाइंडिंग जो करंट आएगी दैट विल बी, दिस विल बी थीटा ए, क्या होने वाला है, थीटा ए होने वाला है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट है। सो दिस इज थीटा ए, इन दोनों के बीच में जो एंगल है दिस इज थीटा ए, दिस इज व्हाट ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट, ठीक है। सिमिलरली जो दूसरी करंट आएगी आपके पास, वो कौन सी करंट होगी बेटा, दैट विल बी मेन वाइंडिंग करंट, दैट विल बी व्हाट मेन वाइंडिंग करंट, उसको मैं नाम दे रहा हूँ आई एम, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ आई एम। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है आपके पास, वोल्टेज और करंट, इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको मैंने क्या नाम दिया, थीटा एम नाम दिया। सो दिस इज व्हाट थीटा एम, इसको मैंने क्या नाम दिया, दिस इज नथिंग बट थीटा एम बाई, ठीक है। ये आई ए और एक आपके पास आई ए है, इस तरीके से पता चल गया। अब जब मैं इन दोनों का रिजल्टेंट लूंगा तो देखिए दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आई ए है और आई एम, इन दोनों का रिजल्टेंट देखिए किस टाइप से आने वाला है, इस टाइप से आने वाला है। ये क्या है भाई, इस टाइप से आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं उसको ड्रॉ करूँ तो देखिए क्या आने वाला है, जो मेन वाइंडिंग है, जो एक्चुअल जो रिजल्टेंट करंट आएगी, मैं इसको आई नाम दे दूंगा, इसको क्या नाम दे दूंगा, मैं आई नाम दे दूंगा, ठीक है। तो ये होगा भाई मेरे पास ये रिजल्टेंट करंट आई आर या आई, जो नाम देना वो दे सकते हैं आप। तो देखिए इन दोनों के बीच में आई ए और आई एम, इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको मैं नाम दे रहा हूँ भाई अल्फा। इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, अल्फा एंगल नाम दे रहा हूँ। दिस अल्फा इज व्हाट, दिस अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा एम माइनस थीटा ए, ऐसा नजर आ रहा है आपको, बिल्कुल सही है।
ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल देखिए, जब भी अपन टॉर्क को एक्सप्रेशन लिखते हैं तो आई एम मल्टीप्लाई बाय आई ए मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ अल्फा, इस टाइप से अपन लिखते हैं। जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ज्यादा क्या मिलेगा आपको, टॉर्क मिलने वाला है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जब भी अपन टॉर्क एक्सप्रेशन लिखते हैं, टॉर्क टी इज इक्वल्स टू आई एम मल्टीप्लाई बाय आई ए मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ अल्फा, मतलब क्या, अगर इसको मैं बात करूं तो दिस विल बी आई एम मल्टीप्लाई बाय आई ए इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन थीटा एम एंड व्हाट थीटा ए, इन दोनों के बीच का एंगल होगा, ठीक है। या मैं कह सकता हूं कि एंगल बिटवीन आई एम एंड आई ए। बात समझ में आ गई है, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, दिस विल बी द एंगल आई एम एंड आई, इन दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है। तो यहाँ से अपन को एक बात पता चल रही है कि स्टार्टिंग में जो करंट आने वाली है इन दोनों के बीच में अगर कुछ वैल्यू है तो देखिए अपन को ये पता चल रहा है कि स्टार्टिंग में इन दोनों के बीच में कुछ तो एक नॉन जीरो करंट आ रही है, मतलब सॉरी नॉन जीरो वैल्यू आ रही है इसकी अल्फा की। इसका मतलब क्या, स्टार्टिंग में इसमें से देखिए जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो टॉर्क के बराबर होगा, आई ए के बराबर होगा, सॉरी अल्फा के बराबर होगा। इसका मतलब क्या, स्टार्टिंग में जो टॉर्क आएगा मतलब इट इज अ नॉन जीरो टॉर्क आ रहा है, और देखिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में टॉर्क आने वाला है। तो इसकी वजह से अपन के पास जो टॉर्क मिलेगा ना, डेट विल बी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में टॉर्क मिलने वाला है। सपोज यहाँ पे मैं फॉरवर्ड फील्ड की बात करूंगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपन को टॉर्क मिल रहा है, ठीक है। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क मिल रहा है तो देखिए अगर मैं ऐसा कुछ बोलूँ तो ऐसा कुछ बोलूँ कि सपोज अगर अल्फा का वैल्यू जितना ज़्यादा होता ना उतना ज़्यादा पॉसिबल होता कि मुझे क्या मिलता जाता, इतना ज़्यादा टॉर्क स्टार्टिंग में मुझे पॉसिबल होता मिल जाता। तो मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मतलब सिर्फ और सिर्फ आपने उसको देखिए कहाँ पे स्पेस में आपने क्या किया है, स्पेस में दोनों को आपने 90 डिग्री प्लेस किया है, लेकिन वही अगर आपने उनको टाइम में भी मतलब टाइम वाली जो क्वांटिटी होती है, हाँ टाइम में भी अगर आप उनको 90 डिग्री से अगर प्लेस करते तो उसके करस्पॉन्डिंग जो अल्फा आता थोड़ा ज़्यादा आता, और अगर अल्फा आपके पास ज़्यादा आता तो ऑब्वियसली जो स्टार्टिंग टॉर्क जो आता है, स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता थोड़ा ज़्यादा होता। उसके बारे में भी अपन बात करेंगे कि उसको अपन ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, उसको बड़ा कैसे सकते हैं, उसके बारे में डेफिनेटली उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये बात बहुत जरूरी है अपन को बता करना कि यहाँ पे जो अल्फा है, अल्फा किसकी वजह से आ रहा है, आई ए और आई एम इन दोनों वजह से आ रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर अल्फा नहीं होता तो मतलब ऑब्वियसली की मतलब पॉसिबल ही नहीं था कि अपन के पास स्टार्टिंग में कुछ एक नॉन जीरो टॉर्क आता, ठीक है। तो इसका मतलब कि अपन के पास स्टार्टिंग में जो टॉर्क आ रहा है कैसा आ रहा है, नॉन जीरो टॉर्क आ रहा है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो देखिए ये एक आई ए है और आई ए में इसका एक पर्टिकुलर एंगल है, इसके साथ इसका एक पर्टिकुलर एंगल है, इसके साथ मतलब दो अलग अलग एंगल आ रहे हैं, दोनों एंगल कैसे एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो इसका मतलब क्या, दिस मोटर इज एक्टिंग लाइक ए अनबैलेंस्ड टू फेज मोटर की तरह अपन की मोटर क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। मैं कह सकता हूँ उसको क्या, नाउ आवर मोटर इज ऑपरेटिंग लाइक ए, now motor is behaving what, now your motor is behaving like a unbalanced two phase motor। क्या अनबैलेंस टू फेज मोटर की तरह क्या कर रही है, मोटर ऑपरेट कर रही है। इसका मतलब क्या, अपन को स्टार्टिंग पे तो मतलब ये जो भी कुछ ऑपरेशन अपन कर रहे हैं, कैसा ऑपरेशन कर चल रहा है पूरा का पूरा, दिस ऑपरेशन इज बीइंग परफॉर्म जस्ट फॉर द रीजन दैट अ मोटर शुड प्रोड्यूस अ स्टार्टिंग टॉर्क सो एज टू स्टार्ट इट। जैसे भी उसमें स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो गया पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो अपन की मोटर क्या कर देगी, नॉर्मल जैसा उसका ऑपरेशन होता है उस ऑपरेशन में क्या कर देगी, ऑपरेट करना स्टार्ट कर देगी। तो इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर या रेजिस्टेंस स्टार्टिंग से अपन क्या कर सकते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं। अभी ये कब तक चलेगा, कैसा चलेगा, देखिए नॉर्मल डायरेक्शन में कैसा, नॉर्मल जो होता है अपन के पास, नॉर्मली क्या होता है अपन के पास, देखिए जो टॉर्क होता है या नॉर्मली जो भी कुछ होता है इसका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, वहां से अपन को ये सब चीजें अच्छे से पता चलेगी। मैं इसको रब कर दे रहा हूं बेटा, ठीक है, उसके फिलहाल मुझे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, मुझे यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। इसकी करस्पॉन्डिंग जो देखिए नॉर्मल डायरेक्शन में या नॉर्मली जो भी कुछ टॉर्क मिलने वाला है किस टाइप से मिलने वाला है, तो आप देख सकते हैं कि ये क्या मेरे पास स्पीड है और ये क्या मेरे पास टॉर्क है, क्या मेरे पास टॉर्क है, ठीक है। तो देखिए नॉर्मली जो अपन को टॉर्क मिलता है सिर्फ और सिर्फ मेन वाइंडिंग की वजह से, उसके करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क आता है, देखिए टॉर्क इस टाइप से आता है, उसके करस्पॉन्डिंग इसके करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क आएगा ना वो आता है इस टाइप से। तो जो नॉर्मली जो टॉर्क आता है यहाँ से आएगा या यहाँ से आएगा, स्टार्टिंग पे तो मैंने बताया था ना यार, दोनों तो टॉर्क कैसे होने वाले सेम, टी एफ और टी बी, तो ऑब्वियसली कि वो कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा स्टार्टिंग पे। तो जो स्टार्टिंग पे जो टॉर्क आएगा देखिए अगर यहाँ से आ रहा है तो रिजल्टेंट मतलब जो इसका जो टॉर्क आएगा स्टेप से आने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर मैं रेजिस्टेंस प्लीज स्प्लिट फेज से अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ तो देखिए किस स्टेप से आने वाला है, ये इस स्टेप से आने वाला है बेटा, ठीक है। तो अगर मैं सपोज उसको अगर रेजिस्टेंस प्लीज मतलब इस स्प्लिट फेज मोटर या रेजिस्टेंस स्टार्ट अगर मैं उसमें अप्लाई करूँ, रेजिस्टेंस यूज करके अगर मैं अपनी मोटर को स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होने वाला देखिए इस टाइप से होने वाला है,
इस टाइप से, ठीक है। अब ये नहीं रहेगा कि मतलब कंटिन्यूसली इसी टाइप से चलेगा या कंटिन्यूसली ऐसे ही ऑपरेट करने वाला है। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच के ऊपर है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच जब तक ऑन है तब तक क्या होने वाला है, उसमें से करंट फ्लो होगी तब तक क्या करेगा, उसमें ज़्यादा टॉर्क आएगा। लेकिन ये सेंट्रीफ्यूगल जो होगा कंटिन्यूसली ऑन नहीं रहेगा। जैसे भी आपके मोटर ने उसके रेटेड स्पीड का या कह सकता हूँ मैं सिंक्रोनस स्पीड का 75 से 80% अगर वो अपने स्पीड रीच कर गया आपकी मोटर रोटर का स्पीड, तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या कर जाएगा, ओपन कर दिया। जैसे भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच अगर ओपन हो गया तो उसके बाद जो सर्किट में जो बचेगी सिर्फ और सिर्फ मेन वाइंडिंग बच रही है। तो आपकी मेन वाइंडिंग बचेगी तो उसकी वजह से होगा क्या, अभी जो उसमें जो टॉर्क आएगा किसकी वजह से आएगा, मेन वाइंडिंग का जैसा टॉर्क का कैरेक्टरिस्टिक होगा सेम टॉर्क का कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो आपके पास अभी जो टॉर्क आएगा, अगर सपोज मैं बोलूँ कि यहाँ पे 75% है 80% जो उसका सिंक्रोनस स्पीड था, उस स्पीड पे अगर आपके पास सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच अगर ओपन हो जा रहा है तो उसके बाद जो कर्व फॉलो करेगा, कौन सा कर्व फॉलो करेगा, जो उसका मेन वाइंडिंग का कर्व होता है वही कर्व क्या करेंगे, वो फॉलो करेंगे इसी तरीके से। तो आप देख सकते हो कि फिर इसका कुछ मतलब नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब बनने वाला है। इसका मतलब क्या, जो स्टार्टिंग में जो भी कुछ टॉर्क आने वाला है, दैट टॉर्क इज ड्यू टू व्हाट, बोथ द वाइंडिंग्स, और दोनों वाइंडिंग का जो इक्विवेलेंट जो टोटल टॉर्क आएगा दैट विल बी व्हाट, नॉन जीरो स्टार्टिंग टॉर्क आएगा। नॉन जीरो स्टार्टिंग टॉर्क आने की वजह से क्या होगा, आपकी मोटर क्या करेगी, स्टार्ट करना शुरू कर देगी। जैसे भी आपकी मोटर ने उसका 75 से 85% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड अगर उसने गेन कर लिया है, उसके बाद क्या करेगी, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाएगा। स्विच के ओपन होने की वजह से आपकी जो सर्किट में जो भी वाइंडिंग बचेगी दैट विल बी मेन वाइंडिंग। इसका मतलब क्या, आप जो आपका टॉर्क आएगा दैट टॉर्क विल करस्पॉन्डिंग टू द मेन वाइंडिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है टॉर्क स्पीड, उस टॉर्क के करस्पॉन्डिंग आएगा। जिस इंस्टेंट पे वो क्या कर रहा है, ओपन हो रहा है, उसी इंस्टेंट से क्या करेगा, उसका जो मेन वाइंडिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको क्या करेगा, फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। तो इस इंस्टेंट पे उसने क्या किया, इस इंस्टेंट पे उसने ओपन कर दिया। उस इंस्टेंट पे स्विच ओपन होने की वजह से आप देख सकते हो उसके आगे जो भी कुछ उसने फॉलो किया पूरा का पूरा क्या है, मेन वाइंडिंग का टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। बात समझ में आ गई। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 75 to 80% ऑफ एन एस, ठीक है भाई, इस टाइप से ये आने वाला है। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर, ठीक है। अब रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर जो होता है उसके बारे में और एक दो पॉइंट अगर आपको लिखना होंगे तो उसमें ये लिख सकते हैं कि इस मोटर की वजह से देखिए आपके पास जो स्टार्टिंग टॉर्क आ रहा है कैसा आ रहा है, आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क पे नहीं आ रहा है, कैसा मॉडरेट आ रहा है, डायरेक्टली अगर देखा जाए तो कैसा आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है, ठीक है। इसमें ये भी कह सकते हो कि मतलब जैसे कि स्टार्टिंग में जो अपन चाहते हैं कि स्टार्टिंग करंट जो कैसे आए, स्टार्टिंग में थोड़ी कम करंट है तो स्टार्टिंग करंट कैसे होगी, इसमें कम होगी, और स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होगा, ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा, दैट विल बी व्हाट, मॉडरेट काइंड ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क आपके पास आने वाला है। अब इसके जो एप्लीकेशन है उसके एप्लीकेशन के बारे में अगर मैं बताऊँ तो देखिए उसके एप्लीकेशन कहाँ पे होने वाले हैं। एप्लीकेशन की जरूरत जो पड़ेगी, इट विल बी यूज फॉर फैन, वॉशिंग मशीन या ब्लोअर्स। उस जगह पे आप क्या कर सकते हो, उसको इस पर्टिकुलर जो टाइप है सिंगल फेज इंडक्शन मशीन का, स्प्लिट फेज मोटर या रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर, इस पर्टिकुलर स्टार्टिंग को आप यूज कर सकते हो उसमें। बात समझ में आ गई। तो देखिए दिस वाज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर को यूज करके अपन क्या करेंगे, अपन ट्राई ये कर रहे हैं कि अपन इस अल्फा को बढ़ाए इन सच वे दैट वी विल गेट मोर एंड मोर अल्फा करस्पॉन्डिंग टू विच वी विल गेट मोर एंड मोर टॉर्क। तो देखते हैं कि उसमें क्या होने वाला है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में, ठीक है। तो देखिए भी बात करते हैं अभी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के बारे में। सेकंड पॉइंट कौन सा आपके पास, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो सेकंड टाइप ऑफ मोटर के बारे में बात करते हैं। सेकंड कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ठीक है, इस टाइप से कैपेसिटर स्टार्ट। उसमें क्या मैंने यूज किया था, मैंने उसमें रेजिस्टेंस यूज किया था, यहाँ पे क्या करूंगा मैं, कैपेसिटर यूज करूंगा, ठीक है। तो देखिए किस टाइप से होने वाला है इसका कंस्ट्रक्शन, उसके बारे में देख लेते भाई। सेम क्या होगा आपके पास, स्टेटर आएगा, रोटर आएगा और दो वाइंडिंग आएंगे। स्टेटर ये मेन वाइंडिंग रहेगी, ठीक है, मेन वाइंडिंग का ये रिएक्टेंस रहेगा इस टाइप से, ठीक है भाई। फिर उसके बाद ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये रिएक्टेंस रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास, ये स्विच रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, एक कैपेसिटर रहेगा इस टाइप से, ठीक है। आप देख सकते हैं कि उसको मैंने स्पेस में 180 डिग्री से, सॉरी 90 डिग्री से क्या है ना उसको प्लेस किया है। तो ये होगा आपके पास स्टार्टिंग कैपेसिटर, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है भाई। तो और इसके बीच में क्या आएगा आपके पास, रोटर एक्सक्यूज में, ये आएगा रोटर, ये आएगा रोटर बार्स,
ठीक है, ये आएगा आपके पास रोटर, ये रहेगा ऑक्सिलरी वाइंडिंग, इसका रेजिस्टेंस, ये रहेगा उसका रिएक्टेंस J टाइम्स ऑफ XA, ये रहेगा स्टार्टिंग कैपेसिटर। उसके बाद ये रहेगा आपके पास मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस एंड दिस विल बी व्हाट मेन वाइंडिंग का रिएक्टेंस। ठीक है, इस टाइप से। अब मैं क्या करूँगा, उसको सप्लाई देंगे अपन सिंगल फेज सप्लाई। ठीक है, सो दिस इज सिंगल फेज सप्लाई देंगे। ठीक है, सेम जैसे इसके पहले अपन ने किसके लिए देखा था, रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर के लिए या स्प्लिट फेज मोटर के लिए जो देखा था, उसमें क्या देखा था अपन ने, ये वाली जो वाइंडिंग थी उसका मेन वाइंडिंग का इंपेडेंस कितना आया था, Zm इज इक्वल टू Rm प्लस व्हाट J टाइम्स ऑफ XM, इस टाइप से आया था। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं करंट की बात करूँ, मेन वाइंडिंग करंट IM, दिस करंट विल बी इक्वल टू व्हाट V डिवाइडेड बाय Zm अपॉन व्हाट थीटा m। तो जो थीटा m आएगा आपके पास V डिवाइडेड बाय Zm, दिस विल बी एट एन एंगल ऑफ माइनस थीटा m, दिस इज इक्वल्स टू IM के बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट IM के बराबर होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो दिस करंट इज व्हाट लैगिंग करंट है आपके पास एट एन एंगल ऑफ व्हाट थीटा m से क्या करे, सप्लाई वोल्टेज को लैग कर रही है। ठीक है, सिमिलरली जब मैं बात करूंगा ऑक्सिलरी वाइंडिंग के बारे में, तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्या होगी आपके पास, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो रिएक्टेंस आएगा, जो इंपेडेंस आएगा ZA इज इक्वल्स टू व्हाट RA प्लस व्हाट J टाइम्स ऑफ XA माइनस J टाइम्स ऑफ व्हाट XC। ठीक है, इस टाइप से रहेगा। अब इसमें होने क्या वाला है, जो XC का वैल्यू होने वाला है वो क्या होने वाला है बेटा, ज्यादा होने वाला है किसके कंपैरिजन में, XM के कंपैरिजन, सॉरी XA के कंपैरिजन में। तो अगर ज्यादा रहेगा तो दिस विल बी व्हाट, दिस ओवरऑल वैल्यू विल बी नेगेटिव। अगर ओवरऑल वैल्यू मतलब ये वाली जो ओवरऑल वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगा, तो मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ, दिस माइनस XC माइनस व्हाट XA, इस टाइप से रहेगा। बिल्कुल सही, तो मैं इस टाइप से उसको लिखने वाला हूँ। तो XC मतलब क्या, XC का वैल्यू ज्यादा मतलब क्या, जो C रहने वाला है आपके पास CS, और CF क्या रहेगा आपके पास, कम वैल्यू रहेगा, मतलब CS का वैल्यू छोटा रहेगा, तो जो रिएक्टेंस आएगा ज्यादा रहेगा। रिएक्टेंस किससे ज्यादा होगा, XA से उसका रिएक्टेंस ज्यादा होगा, तो उसकी वजह से जो ओवरऑल रिएक्टेंस आएगा दैट विल बी कैपेसिटिव नेचर का आएगा। ठीक है, प्योरली कैपेसिटी नहीं, पार्टली कैपेसिटिव रिएक्टेंस आने वाला। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो इंपेडेंस आएगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी ZA एट एन एंगल ऑफ व्हाट थीटा A एट एन एंगल ऑफ व्हाट माइनस थीटा A। ठीक है, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ माइनस दिस डिवाइडेड बाय RA, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ZA व्हाट ZA, इस टाइप से आएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट आएगा आपके पास, ऑक्सिलरी करंट जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय ZA एट एन एंगल ऑफ व्हाट थीटा A, इस टाइप से माइनस थीटा A। ठीक है, तो दिस विल बी V डिवाइडेड बाय व्हाट ZA एट एन एंगल ऑफ व्हाट प्लस थीटा A, and this will give us what, this will give us auxiliary current आई, this will give us what auxiliary current मिलेगा आपके पास इसके करस्पॉन्डिंग आई। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो देखिए, अगर मैं उसका फेजर निकालूँ तो अपन को क्या पता चलने वाला है। सपोज अगर मैं रेफरेंस वोल्टेज अगर मैं V को मान लूँ, ठीक है, अगर मैं V को रेफरेंस मान लूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट्स मिलेंगे, देखिए किस टाइप से मिलेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा मेन वाइंडिंग करंट का। मेन वाइंडिंग का जो करंट है वो कितना है, दिस इज IM करंट विच इज लैगिंग टू V बाय एन एंगल ऑफ व्हाट माइनस थीटा। इट मींस दिस इज वोल्टेज, इस वोल्टेज को उसकी जो करंट आ रही है मेन वाइंडिंग की, दिस करंट इज लैगिंग बाय एन एंगल ऑफ व्हाट थीटा m। तो क्या कर रही है, थीटा m से उसको लैग कर रही है, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट थीटा m। ये क्या कर रही है, थीटा m से उसको क्या कर रही है, लैग कर रही है। बेटा बात समझ में आ गई? ठीक है, उसके बाद मैं बात कर सकता हूँ कि देखिए जो आपके पास जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग की करंट आ रही है वो कैसे आ रही है, दिस वाइंडिंग करंट इज लीडिंग टू V बाय एन एंगल ऑफ व्हाट थीटा A। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो करंट है, दिस करंट इज व्हाट, दिस करंट इज IA एंड दिस वाइंडिंग करंट इज व्हाट, इट इज लीडिंग टू V बाय एन एंगल ऑफ व्हाट थीटा A। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं थीटा A और थीटा m दोनों को देखूं तो देखिए जो टोटल एंगल है वो अभी बढ़ गया है, दिस इज थीटा m प्लस व्हाट थीटा A। इसके पहले जब अपन रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर की बात कर रहे थे या रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर की बात कर रहे थे, तो उसमें आपके पास जो भी कुछ एंगल आ रहा था अल्फा, एंगल बिटवीन थीटा A, एंगल बिटवीन IA एंड IM, इट वाज इक्वल्स टू थीटा m माइनस थीटा। यहाँ पे क्या आ रहा है, थीटा m प्लस थीटा A, मतलब ऑब्वियस है कि ज्यादा आ रहा है भाई। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो देखिए टॉर्क इस टाइप से आने वाला है आपके पास, टॉर्क T इज इक्वल्स टू IM मल्टीप्लाई बाय IA। आप इसके फ्लक्स, इसके करंट उससे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो इंपॉर्टेंट है अपन उसके बारे में फिलहाल बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा A प्लस व्हाट थीटा m, इस टाइप से। अगर आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि तो ये जो अल्फा होगा आपके पास, अल्फा विल बी इक्वल्स टू व्हाट थीटा A प्लस व्हाट थीटा m, इस टाइप से, तो मैं इसको इस टाइप से भी लिख सकता हूँ IM मल्टीप्लाई बाय IA मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ अल्फा। अभी अल्फा कैसा हो गया, ज्यादा हो गया, अल्फा कैसा होगा, ज्यादा हो सकता है, ज्यादा होगा। मैक्सिमम टॉर्क अपन को कितना मिल सकता है, मैक्सिमम टॉर्क जो अपन को मिलेगा वो क्या मिलेगा, साइन ऑफ अल्फा का वैल्यू अगर 1 हो जाए तब अपन को क्या मिलेगा, मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमम टॉर्क। तो साइन ऑफ अल्फा मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 कब आएगा, जब अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। व्हेन अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा A प्लस व्हाट थीटा m, दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इन दैट केस sin 90 will be maximum, means it will be 1, then we will get IM multiplied by IA, it will be what
मैक्सिमम टॉर्क। और ये मैक्सिमम ही रहेगा कब? सिर्फ स्टार्टिंग के केस में। स्टार्टिंग के केस में क्या होगा आपके पास? स्टार्टिंग के केस में तो अपन को क्या देखने के लिए मिलने वाला है? ऑक्सिलरी वाइंडिंग आपके पास क्या रहने वाली है? पिक्चर में आने वाली है। जैसे भी आपके मोटर ने उसका रनिंग कंडीशन पे देखा, जैसे भी उसके आपके मोटर ने उसका रेटेड स्पीड का, या मैं कह सकता हूँ कि सिंक्रोनस स्पीड का 75 से 80% अगर आपके मोटर ने स्पीड पकड़ लिया है, तो उस इंस्टेंट पे क्या होगा? ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ड्यू टू व्हाट? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच विल act readily outward on this particular centrifugal switch, it will get open, और जैसे भी ओपन हो जाएगा तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो कि that winding will get cut from the what? रोटर सर्किट या फ्रॉम दी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सर्किट। जैसे भी वो उससे ओपन हो जाती है तो उसके बाद अपन को क्या देखने के लिए मिलेगा? आपकी जो मोटर होगी, मोटर में सिर्फ और सिर्फ मेन वाइंडिंग रहेगी और रोटर रहेगी, और उसी के करस्पॉन्डिंग आपके पास जो मेन वाइंडिंग का जो टॉर्क का और स्पीड का कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स पे अपन को क्या मिलने वाला है? उसको ऑपरेटिंग या रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए मिलने वाली। बात समझ में आ रही है? ये जो भी कुछ रहने वाला है ऑक्सिलरी वाइंडिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स, और सिर्फ कब तक है? सिर्फ और सिर्फ आपके पास स्टार्टिंग पर्पस के लिए ही है, उसके बाद रनिंग के लिए नहीं रहने वाला। रनिंग के लिए क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? ओपन हो जाने वाला। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो आप में से कुछ लोग इसके लिए भी सोच सकते हैं कि सर ऐसा क्या हो सकता है कि जिसकी वजह से हमें जो यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क जो मिलेगा, स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा। इसके लिए मैं चाहे तो आपको एक कंडीशन भी डिराइव करके दूंगा। वो कंडीशन ऐसा होगा कि CS का या कैपेसिटर का वैल्यू कितना होना चाहिए कि जिस वैल्यू के लिए अपन को मैक्सिमम टॉर्क मिल सकता है। तो वो भी बहुत जरूरी बात होगी, क्योंकि तभी तो अपन बता पाएंगे ना कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा, तभी अपन को क्या मिलेगा? मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। ये 90 डिग्री दिखाई दे रहा है कि नहीं? कि अगर 90 नहीं होगा तो 90 आने के लिए अपन को देखना पड़ेगा कि व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ XC फॉर विच वी विल गेट द मैक्सिमम एंगल, और आई कैन कॉल इट एज व्हाट 90 डिग्री एंगल जब मिलेगा तब उसके लिए अपन देखेंगे XC का वैल्यू कितना होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये रहा एक केस। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स अगर सपोज ड्रॉ करूँ तो देखिए किस टाइप से आने वाले टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं यहाँ पे उसका कंडीशन डिराइव कर लूंगा। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि इसके पहले मैंने वहीं पे ड्रॉ किया था। ठीक है, तो देखिए बेटा इस टाइप से आने वाली है टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये रहेगा आपके पास क्या? टॉर्क। सो ये रहेगा टॉर्क और ये रहेगा स्पीड। सो टॉर्क। ठीक है, तो ड्यू टू मेन वाइंडिंग जो आएगा विदाउट एनी मॉडिफिकेशन इन दी। तो देखिए अगर अपन इसका टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के लिए, तो देखिए किस टाइप से आएगा। सबसे पहले अपन ड्रॉ करेंगे किसके लिए? मेन वाइंडिंग के लिए। सिर्फ मेन वाइंडिंग सर्किट में होगी तो उसके लिए क्या आएगा? स्टार्टिंग टॉर्क जो आएगा भाई वो 0 से स्टार्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पे TF और TP दोनों तो सेम ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद सपोज अगर मैं मेन वाइंडिंग विद कैपेसिटर स्टार्ट मोटर अगर मैं उसके साथ देखूँ तो देखिए यहाँ से आएगा वो, तो ये इस टाइप से आएगा, इस टाइप से आने वाला है। ठीक है, तो ये जो बनेगा आपके पास इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, और ये इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, ये बनेगा किसके साथ? विथ कैपेसिटर। ठीक है, मैं अगर उसको चाहूँ तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ। 75 से 80% बीच जब उसकी सिंक्रोनस स्पीड पहुंच जाएगी किसकी? आपके रोटर की, तो क्या कर जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल जो स्विच होगा दैट स्विच विल गेट ओपन एट दिस इंस्टेंट। 75 से 80% ऑफ NS इतने स्पीड पे वो क्या कर जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन कर जाएगा। उसके बाद ये क्या रहेगा आपके पास? ओनली ड्यू टू मेन वाइंडिंग, ड्यू टू मेन वाइंडिंग ओनली, मेन वाइंडिंग, ड्यू टू ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ड्यू टू व्हाट? ऑक्सिलरी वाइंडिंग। अब अपन को ये देखना है कि बेटा अगर सपोज दोनों जो टॉर्क है मतलब अब अपन को ये देखना है कि जो मैक्सिमम टॉर्क आएगा उसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है। उसके लिए मैक्सिमम टॉर्क जो होगा उस टॉर्क के लिए XC का वैल्यू कितना होना चाहिए, कैपेसिटर का वैल्यू कितना होना चाहिए। क्योंकि कैपेसिटर सपोज अगर अपन के पास वेरिएबल है तो मतलब इसका वैल्यू इस तरीके से सेट किया जाए सो दैट द टॉर्क विच वी विल ऑब्टेन एट स्टार्टिंग इट विल बी व्हाट? मैक्सिमम। इट विल बी व्हाट? मैक्सिमम। इस टाइप से रहा जाएगा। तो अपन मैक्सिमम के लिए क्या है? थीटा m प्लस थीटा m मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट? 90 डिग्री। सो थीटा a प्लस थीटा m मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट? 90 डिग्री। ये अपन की स्टार्टिंग कंडीशन है। स्टार्टिंग पे अपन ये वाला कंडीशन देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए थीटा a के वैल्यू कितना है भाई? थीटा a जो है उसका वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ XC माइनस a अपॉन व्हाट? RA। तो थीटा a जो होगा आपके पास उसका वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ XC माइनस XA अपॉन व्हाट? RA प्लस थीटा m का वैल्यू कितना है? इन दोनों का एडिशन कर रहा हूँ तो अपोजिट मतलब निगेटिव तो अपन को दिखा रहा है ना कि ये एक्चुअली क्या है? दोनों का जो करंट का एंगल आएगा, क्योंकि दोनों के बीच का जो करंट का एंगल आएगा थीटा a प्लस थीटा m दोनों का एंगल कैसा होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो थीटा a का वैल्यू अपन को पता चल गया ये है। थीटा m का वैल्यू क्या है? tan इनवर्स ऑफ XM अपॉन व्हाट? RM। सो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ
एक्स एम अपॉन व्हाट आर ए, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 90 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट भाई 90 डिग्री होने वाला है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स ऑफ एक्स सी माइनस आर ए अपॉन एक्स सी माइनस एक्स ए डिवाइडेड बाय आर ए इज इक्वल्स टू 90 माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स एम अपॉन, ये आर ए क्यों आ रहा है, आर एम आएगा ना, एक्स एम अपॉन व्हाट आर ए, इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों साइड अगर सपोज मैं tan ले लूँ तो क्या बन जाएगा, दोनों साइड अगर सपोज मैं tan ले लूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास एक्स सी माइनस एक्स ए अपॉन व्हाट आर ए, इस टाइप से। और tan इनवर्स ऑफ 90 माइनस tan इनवर्स ऑफ व्हाट एक्स एम अपॉन आर ए, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, देखिए क्या होता है tan 90 माइनस थीटा जो होता है बेटा वो क्या होता है आपके पास, दिस इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, ठीक है। तो इसका जो अगर मैं कॉट लूंगा तो देखिए क्या बन जाएगा, कॉट ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स एम अपॉन आर ए। इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल आएगा, सिर्फ एंगल की बात चल रही है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल आएगा उस एंगल की अगर सपोज मैं बात करूँ तो वो एंगल कितना आ जाएगा, दैट विल बी दैट थीटा विल बी इक्वल्स टू एक्चुअली कॉट ले रहा हूँ ना, तो कॉट तो उसका अपोजिट आ जाएगा, मतलब आर एम अपॉन एक्स एम आ जाएगा, क्या बन जाएगा, दिस विल बी आर एम अपॉन एक्स एम, इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। मैं दोनों साइड में tan ले लिया था, तो tan लेने की वजह से कॉट आ गया, तो कॉट का जो एंगल होगा दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट आर एम अपॉन एक्स एम, तो इसका एंगल जो आ जाएगा, दिस एंगल विल बी व्हाट, दिस विल बी एक्स सी माइनस एक्स ए अपॉन आर ए, इस टाइप से था। तो यहाँ से अगर मैं एक्स सी का वैल्यू देखूँ तो एक्स सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स सी इज इक्वल्स टू व्हाट आर एम अपॉन एक्स एम प्लस एक्स ए प्लस व्हाट एक्स ए। ये रहा आपके पास क्या कैपेसिटर का वैल्यू, किसका वैल्यू रहा है, कैपेसिटर का, सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। तो कैपेसिटर का वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस विल बी 1 अपॉन 2 एफ सी इज इक्वल्स टू आर एम अपॉन एक्स एम प्लस व्हाट एक्स ए, ठीक है। तो जो सी का वैल्यू होगा, सी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, सपोज इसको अगर मैं ऐसा मान लूँ तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई इंटू आर एम अपॉन एक्स एम प्लस एक्स ए प्लस व्हाट एक्स ए। तो यहाँ से आपके पास सी का वैल्यू पता चल जाएगा भाई, यहाँ से आपके पास क्या है ना, सी का वैल्यू पता चल जाएगा। आप उसको लिख सकते हैं, डिफिकल्ट बिल्कुल कुछ नहीं, यहाँ पे जगह नहीं, इसके लिए थोड़ा हौच-पौच टाइप लग रहा होगा, लेकिन समझ सकते हो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अपन को सी का एक्सप्रेशन पता चल जाएगा कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स सी फॉर विच वी विल ऑब्टेन द हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये रहा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। अब इस मोटर का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा अगर मैं बताऊं तो देखिए, मतलब इस स्टार्टिंग मेथड को अगर आप यूज करें तो उसका फायदा ये होगा कि आपको जो स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा ना, मैं अगर बोलूं तो जो अदर जो मेथड्स होने वाले उन मेथड्स के कंपैरिजन में 400% मोर एक्स्ट्रा स्टार्टिंग टॉर्क यू कैन ऑब्टेन इन दिस पर्टिकुलर केस। क्योंकि आप देख सकते हो कि ना कितना ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क मिल रहा है डायरेक्टली, देख सकते हो आप, मतलब कितना, देखिए इतना स्टार्टिंग टॉर्क मिल रहा है डायरेक्टली, सबसे ज़्यादा मिल रहा है इसमें। इसके पहले जो अपन मोटर यूज़ की थी कौन सी थी, रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर, तो उसमें देख सकते हो कि आप यहाँ से कुछ ऐसा मिल रहा था, तो यहाँ से मिलने के बाद ऐसा कुछ मिल रहा था, मतलब ये ऐसा कुछ, फिर बाद में ये इस टाइप से फॉलो करने वाला था। लेकिन ये कितना कम है उसके कंपैरिजन में, मतलब 400% बता रहे हैं अदर स्टार्टिंग मेथड से, मतलब बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क होने वाला है, ठीक है। अब सवाल होगा कि ये जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो होगा इसको अपन कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ऐसे सारी जगह पे अपन उसको यूज़ करेंगे कि जहाँ पे बहुत हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत है, उस पर्टिकुलर केसेस में अपन इस पर्टिकुलर मोटर को या इस पर्टिकुलर केस में अपन उसको यूज़ करने वाले हैं। बेटा बात पता चल गई, समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो होने वाला है, देखिए जब आपकी मोटर जब 75 से 80% के बीच में उसके सिंक्रोनस स्पीड तक पहुंच जाती, तो वहाँ पे क्या होगा, एक जर्क आ जाएगा कि जिस जर्क की वजह से मतलब ऐसा लगेगा, इसका जो एक्चुअली जो ग्राफ है उस ग्राफ में जर्क आ रहा है, देख सकते हो कि आप यहाँ से डायरेक्टली ऐसा चल रहा था, उसके बाद में डायरेक्टली वो जो उसका जो एक्चुअल ग्राफ था उस ग्राफ को उसने क्या किया, फॉलो किया। आप उसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करना उसके डायग्राम को, और देखना कि उसका टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से वेरी हो रहा है, ठीक है। ये था भाई आपके पास कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। इसमें एक और आप बात कह सकते हो क्या, कि इसमें जो स्टार्टिंग पावर फैक्टर है ना, दैट पावर फैक्टर इज आल्सो गेटिंग इंप्रूव्ड, क्योंकि कैपेसिटिव नेचर ज्यादा बढ़ गया, तो ऑब्वियस है कि उसमें रिएक्टेंस का नेचर कम होने की वजह से क्या होगा, रिएक्टेंस का नेचर कम होने की वजह से जो पावर फैक्टर होगा दैट विल बी अबाउट लीडिंग नेचर का। तो वो क्या करेगा, जो एक्चुअली आपके पास जो करंट आ रही है उस करंट जो लीडिंग नेचर की करंट क्या करेगी, लैगिंग को थोड़ा कम कर देगी, तो उसकी वजह से जो एंगल होगा एंगल भी इंप्रूव हो जाएगा, और एंगल थोड़ा कम आ जाएगा, ओवरऑल एंगल कम आने की वजह से पावर फैक्टर होगा दैट विल आल्सो गेट इंप्रूव,
ठीक है। तो इस तरीके से उसके बहुत अलग अलग फायदे, स्टार्टिंग करंट कम होगी, हाई स्टार्टिंग टॉर्क होगा, पावर फैक्टर इंप्रूव होगा, स्टार्टिंग और इसमें तो सिर्फ स्टार्टिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव की जा सकती है। इसके आगे अपन जो मेथड पढ़ने वाले हैं कि जिसका नाम होगा कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन। तो कैपेसिटर स्टार्टिंग केस पे भी अपन यूज करने वाले और रनिंग कंडीशन भी यूज करेंगे। तो दो अलग अलग कैपेसिटर यूज करके अपन देखेंगे कि स्टार्टिंग परफॉर्मेंस एज वेल एज रनिंग परफॉर्मेंस भी अगर अपन को इंप्रूव करना है तो उसके लिए ऐसा कोई एक मेथड यूज किया जाएगा कि जिस मेथड में कैपेसिटर क्या होगा, दो अलग अलग कैपेसिटर होगा, एक स्टार्टिंग में भी और एक रनिंग में भी। स्टार्टिंग वाला सिर्फ स्टार्टिंग पर्पस के लिए रहेगा, उसके बाद सर्किट से क्या कर जाएगा, वो हट जाएगा। उसके बाद जो रनिंग होगा दैट विल बी व्हाट, इट विल बी इन परमानेंट कैपेसिटर होगा कि जिसको अपन यूज करने वाले, सो दैट वी कैन इंप्रूव द रनिंग परफॉर्मेंस एज वेल। ठीक है, तो आगे आप हेडिंग डालिएगा कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है, तो देखिए भी बात करते हैं अभी कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर था इसमें अपन को थोड़ा कुछ मॉडिफिकेशन करना है और वहां से अपन कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर के लिए जाएंगे। तो हेडिंग डालिएगा कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कि क्या क्या चेंज होने वाला है। देखिए नाम से क्या पता चल रहा है, कैपेसिटर स्टार्ट मतलब कैपेसिटर स्टार्टिंग पर्पस के लिए एक अलग कैपेसिटर की जरूरत है, और कैपेसिटर रन मतलब क्या, रनिंग पर्पस के लिए एक अलग कैपेसिटर की जरूरत है। सो दिस इज व्हाट रनिंग पर्पस, तो उसको मैं नाम दूंगा CR, और ये जो आपके पास स्टार्टिंग पर्पस के लिए तो उसको मैं नाम दूंगा क्या, CS। तो अपन को दो कैपेसिटर की जरूरत होने वाली है, फर्स्ट वन इज द स्टार्टिंग कैपेसिटर, अनदर वन इज व्हाट, रनिंग कैपेसिटर। तो देखिए ये वाला जो सर्किट है इसी को थोड़ा मैं मॉडिफाई करता हूँ। तो देखिए ये जो होगा मेरे पास, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी रनिंग कैपेसिटर, दिस विल बी व्हाट, रनिंग कैपेसिटर होगा। तो अगर ये रनिंग कैपेसिटर होने वाला है तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी मॉडिफाइड इन दिस वे। ठीक है, सो दिस विल बी CR, दिस इज व्हाट, रनिंग कैपेसिटर। बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, इसमें मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन करता हूँ और देखिए आगे चलते हैं। दिस विल बी लाइक दिस, इस टाइप से। तो देखिए भाई ये वाला जो कैपेसिटर होगा दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी CS, स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा। ठीक है, अब मैं बात करूंगा CS और CR इन दोनों के वैल्यूज के बारे में। तो CS होगा दिस विल बी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, दिस विल बी ऑयल फील्ड पेपर कैपेसिटर, मतलब ऑयल फील्ड जो होगा आपके पास पेपर इंसुलेशन उसमें यूज की जाएगी। ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, दिस इज व्हाट, दिस इज ऑयल फील्ड पेपर कैपेसिटर। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखिए CS जो होगा आपके पास, CS का वैल्यू कैसा होता है, इसका वैल्यू थोड़ा ज्यादा होता है, दिस इज लार्ज। CS का वैल्यू लार्ज होने की वजह से जो XC आएगा आपके पास, XC विल बी व्हाट, स्मॉल। XC कैसा होगा आपके पास, स्मॉल होगा। XC स्मॉल होने की वजह से जो करंट आएगी ऑक्सिलरी, जो करंट आएगी, करंट विल बी व्हाट, करंट विल बी लार्ज, करंट विल बी व्हाट, लार्ज। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं CR के बारे में बात करूं तो CR जो आपके पास, CR इज व्हाट, इट इज अ ऑयल फील्ड पेपर कैपेसिटर। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगा दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी स्मॉल। इसका वैल्यू अगर स्मॉल है बेटा तो XC जो आएगा आपके पास, जो रिएक्टेंस फेस करेगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी लार्ज। अगर ये लार्ज होगा तो उसमें जो करंट जाएगी, करंट कैसे होगी बेटा, करंट कैसे होगी, करंट विल बी लेस या स्मॉल, करंट विल बी व्हाट, लेस अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू इट। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। तो अगर जब मैं उसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो उस टाइम पे देखना कि आपके पास जो करंट आएगी दैट करंट, देखिए अभी दो कैपेसिटिव पार्ट आपके पास हो गए, मतलब जो ओवरऑल कैपेसिटेंस से थोड़ा कैपेसिटेंस बढ़ जाने की वजह से होगा क्या, इसकी वजह से होगा कि ये जो आपके पास जो टोटल एंगल आएगा ना, अभी जो मतलब जो थीटा है, जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो एंगल कंट्रीब्यूट करेगी दैट एंगल विल बी मोर देन दैट ऑफ व्हाट, मोर इन दिस पर्टिकुलर केस, एंड द एंगल ऑफ थीटा M एंड थीटा A, इन दोनों का एंगल अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग केस में टोटल एंगल थोड़ा बढ़ जाएगा, 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। देखिए किस टाइप से होगा, जब मैं इसकी बात करूंगा बेटा तो ये वाइंडिंग के करस्पॉन्डिंग जो आपके पास करंट आएगी दैट विल बी व्हाट, IM का जो वैल्यू होगा IM इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय ZM एट एन एंगल ऑफ व्हाट, थीटा M। इस टाइप से होने वाला है। सो दिस इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय ZM एट एन एंगल ऑफ व्हाट, माइनस थीटा M, दिस विल बी व्हाट, IM। सिमिलरली जब मैं I की बात करूंगा IA, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी V डिवाइडेड बाय व्हाट, ZA एट एन एंगल ऑफ व्हाट, माइनस थीटा A। तो इसका जो एंगल होगा दिस विल बी V डिवाइडेड बाय व्हाट, ZA एट एन एंगल ऑफ व्हाट, प्लस ऑफ थीटा A, एट एन एंगल ऑफ व्हाट, प्लस ऑफ थीटा। दिस इज नथिंग बट व्हाट, ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट, दिस इज नथिंग बट व्हाट, ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट। बात समझ में आ रही है? अब जब इन दोनों का जब मैं रिजल्टेंट ड्रॉ करूंगा इसकी वजह से, मतलब जो फेजर डायग्राम ड्रॉ करूंगा वहां पे देखना आप लोग, जो टोटल अल्फा आएगा एंगल कंट्रीब्यूटेड बाय थीटा A, कंट्रीब्यूटेड बाय मेन वाइंडिंग एंड दैट ऑफ द ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ओवरऑल एंगल विल बी मोर। तो देखिए भाई अगर मैं इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करूं तो देखिए किस टाइप से आने वाला है। ये रहेगा आपके पास वोल्टेज, इस वोल्टेज से जो मेन वाइंडिंग के करंट होगी दैट विल लैग बाय एन एंगल ऑफ व्हाट, थीटा M। सो इन दोनों के बीच का जो एंगल है दिस इज थीटा M, और जो करंट है, करंट क्या हो गया आपके पास, दिस इज मेन वाइंडिंग करंट IM। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा 90 डिग्री से बड़ा होगा ये वाला एंगल। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 90 डिग्री से थोड़ा कम लग रहा है,
90 डिग्री के आसपास से लग रहा था, थोड़ा मैं उसको बड़ा बना देता हूँ क्योंकि 90 डिग्री से ये इस टाइप से आने वाला होगा। दिस इज व्हाट, ये थोड़ा ये रहेगा आपके पास, ये रहेगा आपके पास व्हाट, दिस इज ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा दैट विल व्हाट थीटा है। आपको देखने के लिए मिलेगा ये जो थीटा है एक्चुअली ये थोड़ा देखा जाए तो 90 डिग्री नहीं है, आप देख सकते हो कि ये थोड़ा इस टाइप से होना चाहिए था, अगर चाहिए तो एक्जैक्टली 90 डिग्री, ठीक है। तो मतलब एक्जैक्टली 90 डिग्री नहीं, मैं अगर इन दोनों का रिजल्टेंट लूँ तो देखिए दोनों का रिजल्टेंट किस टाइप से आने वाला है। तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा बेटा इस टाइप से आने वाला है रिजल्टेंट। तो दिस विल बी द रिजल्टेंट करंट, दिस विल बी रिजल्टेंट करंट आई आर, आप उसको चाहे तो बोल सकते हो, ठीक है। तो थीटा ए और थीटा एम दोनों को मिलकर अगर मैं देखूँ तो देखिए जो ओवरऑल एंगल मेरे पास यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होने वाला है, दिस विल बी व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू अल्फा, और अल्फा को देख के पता चल रहा है कि अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा ए प्लस व्हाट थीटा एम, इस टाइप से होने वाला है। एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, दिस इज व्हाट, दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये क्या होने वाला बेटा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होने वाला है। अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो मुझे एक बात बोलो, इसके केस में जो थोड़ा जो आपको जो स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा दैट विल नॉट बी दैट मच एज इन केस ऑफ द कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में जो अपन को स्टार्टिंग टॉर्क मिल रहा था वो बहुत ज़्यादा था, मैंने बोला था अराउंड 400% होगा जो उसको नॉर्मल स्टार्टिंग मेथड्स होते हैं उनके कंपैरिजन में, लेकिन इसमें थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि उसमें जो स्टार्टिंग में जो अल्फा का वैल्यू इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है। जब अपन रनिंग कंडीशन की बात करेंगे तो रनिंग कंडीशन में क्या करेंगे, इसमें जो अपन दो कैपेसिटर यूज करें, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन। कैपेसिटर स्टार्ट विल बी इन द सर्किट ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टार्टिंग, रन विल बी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रनिंग एज वेल। तो जब अपन रनिंग के लिए बात करेंगे तो रनिंग के लिए क्या होगा, कैपेसिटर स्टार्ट जो होगा वो मतलब स्टार्टिंग कैपेसिटर आपके सर्किट में से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। स्टार्टिंग कैपेसिटर रिमूव होने के बाद आप देख सकते हो कि आपके सर्किट में जो भी कुछ करंट आएगी वो आएगी, ये रहेगी आई एम की, और ये रहेगा आपके पास क्या, दिस विल बी ड्यू टू आई ए। तो इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो जो आपके पास जो ओवरऑल करंट आने वाली है, ओवरऑल करंट और इन दोनों के बीच का एंगल अगर देखा जाए तो दिस विल एक्जैक्टली 90 डिग्री, दिस विल बी एक्जैक्टली 90 डिग्री एंगल दिखाई देगा। इसका मतलब क्या, रनिंग परफॉर्मेंस भी अपन क्या कर पा रहे हैं, इंप्रूव कर पा रहे हैं बाय यूजिंग दी कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर। बेटा बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर में अपन स्टार्टिंग परफॉर्मेंस आर इंप्रूव कर रहे हैं यूजिंग स्टार्टिंग कैपेसिटर एंड रनिंग परफॉर्मेंस भी इंप्रूव कर रहे हैं किससे, रनिंग कैपेसिटर से। तो अगर इन दोनों का अगर सपोज मैं रिजल्टेंट करंट अगर ड्रॉ कर दूं तो देखिए इस टाइप से आएगा, ठीक है, इस टाइप से आने वाला है। तो यहां से आप देख सकते हो कि जो रिजल्टेंट आएगा बेटा इस टाइप से आने वाला होगा, ठीक है। ये रहेगा आपके पास इस टाइप से, मतलब क्या, रनिंग कंडीशन में अपन को जो अल्फा का वैल्यू देखने के लिए मिलेगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 90 डिग्री विच इज इक्वल्स टू थीटा ए प्लस व्हाट थीटा एम। लेकिन याद रखना कि यहाँ पे क्या होगा, सी एस एंड सी आर दोनों इंक्लूड किए थे तब जाके अपन के पास अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री था। जब यहाँ से सी एस को रिमूव कर दिया था, व्हेन सी एस इज डिसकनेक्टेड, सी एस इज व्हाट डिसकनेक्टेड, तब वो वाला कंडीशन में देखना किस टाइप से आने वाला होगा। अब अगर मैं उसकी बात करूँ तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स जो आने वाला है, देखिए किस टाइप से आने वाला है। जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा बेटा आपके पास इस केस में वो इस टाइप से आने वाला होगा, ठीक है। नॉर्मल केस में अपने पास जो कैपेसिटर जो टॉर्क होता है इस टाइप से, और जो स्टार्टिंग के केस में जो होता है आपके पास देख सकते हो कि आप इस टाइप से होगा इसके केस में, मतलब आप देख सकते हो कि, और यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे वो इंप्रूव हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिमूव हो जाएगा इस टाइप से। तो अगर मैं बात करूँ तो देखिए अगर मैं सपोज अगर परसेंटेज वाइज अगर बात करूँ तो ये मेरे पास अगर सपोज स्टार्टिंग कैपेसिटर है तो सपोज अगर इसको मैं 100 मान लूँ, ये 100%, दिस इज 200%, दिस इज 300%, दिस इज 400%। तो देखा जाए तो देखिए मतलब ये जो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन जो स्टार्टिंग मेथड है इस या ये जो मोटर का टाइप है, इसमें जो स्टार्टिंग कैपेसिटर जो स्टार्टिंग टॉर्क आपको मिल रहा है दिस इज गेटिंग 200%, दिस इज गेटिंग अस व्हाट 200% अपन को मिल रहा है। मतलब क्या, इसके पहले जो मिला था अपन को किसके केस में, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में अपन को 400% मिला था, तो उसका जो मिला था उस केस में अपन को इस टाइप से मिला था, तो उसमें जो मिला था अपन को इस टाइप से मिला था अपन को, अगर आपको याद आ रहा होगा तो, ठीक है। इसके पहले ही जो अपन में जो डिस्कस किए थे इस टाइप से मिल रहा था अपन को, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से मिला था। दिस वन वॉज फॉर व्हाट, दिस वन इज कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर स्टार्ट के लिए, दिस इज रेड वाला कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, क्या कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन के लिए।
रेजिस्टेंस के लिए क्या मिला था, इससे थोड़ा कम मिला था रेजिस्टेंस के केस में। तो जो मिला था उसको मैं ग्रीन पेन से दिखा दे रहा हूँ। तो मिला था अपन को इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से अपन को मिला था, ठीक है, इस मिला था। दिस वाज रेजिस्टेंस स्टार्ट, क्योंकि इसमें इस अल्फा का वैल्यू बहुत ही छोटा था ना, इसमें क्या था, अल्फा का वैल्यू जो था अराउंड 30 डिग्री के आसपास आता है। इसमें जो अल्फा आ रहा था अपन के पास, दिस इज अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसमें जो अल्फा आ रहा था इट वाज एक्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसकी वजह से अपन को क्या था ना, उस पर बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क देखने के लिए मिल रहा था। तो बात समझ में आ गई। इसमें भी क्या होगा, जो रेड कलर जो वाला है अपन के पास फिलहाल जो एरिया, मतलब जो डिस्कशन वाला पार्ट है रेड कलर के करस्पॉन्डिंग है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन के करस्पॉन्डिंग है। तो उसमें अपन को ये देखना है कि भाई जब भी आपकी स्टार्टिंग जो सिंक्रोनस स्पीड के 75 to 80% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड अगर आपकी मोटर की खो जाएगी, तो उस टाइम पे आपके पास जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। स्टार्टिंग कैपेसिटर रिमूव होने की वजह से आपके पास जो सर्किट बनेगा, अभी सर्किट में ऑक्सिलरी वाइंडिंग पूरी की पूरी रहेगी और क्या रहेगी, मेन वाइंडिंग रहेगी। इसका मतलब क्या, इसके पहले ऑक्सिलरी वाइंडिंग सिर्फ स्टार्टिंग पर्पस के लिए अपन यूज कर पाते थे, लेकिन अभी जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग, इस वाइंडिंग में देखिए क्या होने वाला है, रनिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, स्टार्टिंग रनिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए अपन के पास एक और कैपेसिटर है, ऑयल फिल्ड पेपर कैपेसिटर है। और ये वाली जो वाइंडिंग होगी, दिस वाइंडिंग विल आल्सो बी इन ऑपरेशन फॉर कंटिन्यूसली। तो अपन उसको कह सकते हो कि परमानेंटली इसको मैंने क्या किया, यूज किया है। तो उसको अपन ऐसा भी बोल सकते हो कि कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन। और कैपेसिटर रन जो होगा ना, मतलब रनिंग परफॉर्मेंस के लिए भी अपन के पास एक वाइंडिंग है, उस वाइंडिंग के जरिए अपन उसको अपन यूज करने वाले हैं। तो इस बात को बहुत अच्छे से पकड़ना कि इसमें दो फायदे अपन को मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर पर्पज में, इस पर्टिकुलर मशीन में, कि स्टार्टिंग भी और रनिंग भी अपन क्या कर पा रहे हैं, इंप्रूव कर पा रहे हैं। इसके पहले अपन सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग पर्पज के लिए बात करते थे, लेकिन रनिंग के लिए भी अगर अपन को इंप्रूव करना है, देन दिस मोटर इज गोइंग टू बी द बेटर वन फॉर इट। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि जब अपन कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की बात करते थे, उसमें सिर्फ स्टार्टिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छे लेवल पर अपन इंप्रूव कर पाते थे, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर में भी अपन सिर्फ क्या कर पाते थे, स्टार्टिंग कैपेसिटर ही, स्टार्टिंग टॉर्क अपन क्या कर पाते थे, इंप्रूव कर पाते थे। ठीक है। तो ये रहा भाई पूरा का पूरा इनके रिगार्डिंग में जो भी कुछ डिस्कशन था वो अपन ने डिस्कस किया। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट जो मोटर, एक परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे।